पिछले वीडियो में हमने देखा कि शालाओं में मदवार कितनी राशि प्राप्त होती है। मदवार राशि की यदि हम बात करें तो जैसे आकस्मिक निधि जो है वो शालाओं के नामांकन जो आपकी शाला की दर संख्या है, इस दर संख्या के आधार पर शालाओं को अलग अलग राशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शालाओं में स्पोर्ट्स ग्रांट जो कि प्राथमिक शाला में 5,000 रुपए की राशि, माध्यमिक शाला और एकीकृत शाला में 10,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। वहीं स्कूल सेफ्टी ग्रांट की यदि हम बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक शाला के लिए प्रत्येक शाला के लिए 2,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शालाओं में अन्य और भी राशि प्राप्त होती है, जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन कौन सी राशि शालाओं को प्राप्त होती है और इसे व्यय कैसे करना है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे हम बात करें आकस्मिक निधि की। आकस्मिक निधि में जो भी राशि हमें प्राप्त हुई है, इसमें समस्या आती है कि जो राशि हमें प्राप्त हुई है, इस राशि में कितनी राशि हमें किन किन कार्यों के लिए खर्च करना है, इसकी जानकारी हमें नहीं रह पाती। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी राशि हमें प्राप्त हुई है, इसका कितना प्रतिशत हिस्सा हम व्यय कर सकते हैं और किन किन कार्यों में या किन किन सामग्रियों के लिए हम व्यय कर सकते हैं। इस संबंध में यदि हम देखेंगे तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को भी एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सुझावात्मक एक सारणी दी गई थी, एक शेड्यूल दिया गया था कि किन किन सामग्रियों के लिए या किन किन कार्यों के लिए आपको जो राशि प्राप्त हुई है, इसका कितना प्रतिशत हिस्सा आप व्यय कर सकते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पूर्व बताना चाहेंगे कि आप जो भी सामग्री क्रय करें, मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुसार करें। साथ ही आप जो सामग्री क्रय कर रहे हैं या जो भी कार्य आप अपनी शाला के लिए करवा रहे हैं, इसका एक प्राथमिकता क्रम आप तय कर लें। अर्थात जब आप एसएमसी की बैठक लेते हैं, उस समय आप निर्धारित करें कि आपको अपनी शाला के लिए कौन कौन से कार्य करवाने हैं या सामग्री क्रय करना है। अपने अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनके समक्ष आप निर्णय लें, चर्चा करें और उसमें आप तय कर लें कि प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले आपको क्या करना है और उस पर आप व्यय करें तो बहुत अच्छा होगा, एक प्लानिंग आपकी हो जाएगी। अब जैसे इसमें हम बात करें तो स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए आपकी शाला में जो राशि प्राप्त हुई है, इसका 10% हिस्सा आप व्यय कर सकते हैं। अब स्वच्छता संबंधी कार्यों की यदि हम बात करें तो जैसे एक शेड्यूल हम देखते हैं जो हमारे साथी शिक्षक अजय सोनी जी ने, जो कि कटनी से है, इन्होंने अपनी शाला के लिए बनाया है। स्वच्छता संबंधी कार्यों में आप मास्क, सैनिटाइजर क्रय कर सकते हैं, शाला की साफ सफाई करवा सकते हैं, हार्पिक ले सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शौचालय की साफ सफाई में आपको काम करवाना है तब आप वो भी करवा सकते हैं। तो 10% का जो हिस्सा है वो स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए आप व्यय कर सकते हैं। 10% हिस्सा अर्थात जैसे आपकी शाला में 25,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, तब इसका 2,500 रुपए, 2,500 रुपए आप स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए व्यय कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें हम देखेंगे तो सेकंड जो इसमें आता है वो है आपको प्राप्त राशि का 30% हिस्सा आप व्यय कर सकते हैं। और 30% हिस्सा आप किन किन कार्यों में व्यय कर सकते हैं, जैसे भवन का रखरखाव, प्रयोगशाला उपकरण के लिए, पुस्तकालय उपकरण के लिए, फर्नीचर के लिए, मरम्मत के लिए। यदि आपको छोटी मोटी कोई मरम्मत करवाना हो तब आप इस 30% हिस्से से मरम्मत करवा सकते हैं। साथ ही इसमें पुताई का कार्य आप करवा सकते हैं, लघु संरचना यदि करवाना हो वो करवा सकते हैं, विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार के तमाम जो कार्य हैं वो आपकी शाला में प्राप्त राशि के 30% हिस्से से आप करवा सकते हैं। 30% हिस्सा अर्थात 10,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, तब 3,000 रुपए की राशि से आप उक्त कार्य करवाएं। यदि 25,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, तब 7,500 रुपए की राशि आपको इन कार्यों को करवाने के लिए प्राप्त होगी। इसके पश्चात बात करते हैं 10% हिस्सा और दिया गया है। अब 10% का जो हिस्सा है वो हम स्कूल चले हम ग्राम वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी शाला में कई प्रकार की शिक्षा सभा होती है, मेले होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमें करना होता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्य इसमें है, जो पाठ्य पुस्तक हमें प्राप्त होती है वो जन शिक्षा केंद्र से प्राप्त होती है। अब जन शिक्षा केंद्र से हमारी शाला तक पाठ्य पुस्तकों के परिवहन के लिए हम इस 10% हिस्से से व्यय कर सकते हैं। इसमें अगला व्यय है विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी एवं सामग्री क्रय। और उक्त जो कार्य है, उक्त जो सामग्री क्रय है, आपको प्राप्त राशि के 5% हिस्से से आप कर सकते हैं। अर्थात जैसे आपको A4 साइज का जो कागज है वो लेना हो या फिर कार्बन लेने हो, तो उक्त जो सामग्री है वो आप क्रय कर सकते हैं और इसके लिए
5% की राशि इसमें अलॉट है। अब यदि इसमें हम बात करें, जैसे स्टेशनरी में आप चौक जो है चौक क्रय करते हैं, तो चौक के लिए अलग से इसमें व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त यदि बच्चों को आपको स्टेशनरी देना हो या फिर बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कवर चढ़ाने के लिए आपको देना हो, तो उक्त सभी कार्यों के लिए आपको अलग से व्यय करना होगा। उसका विवरण नीचे अलग से दिया गया है। तो 5% का जो हिस्सा है केवल विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी और सामग्री क्रय करने के लिए इसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जब शाला प्रबंधन समिति की बैठक होती है या फिर बाल मेला होता है, बाल सभा होती है, तो इसमें यदि आपका व्यय हो रहा है तो जो व्यय है वो आपको प्राप्त राशि, जो भी राशि आपको प्राप्त हुई है उससे 5% हिस्सा आप इसमें व्यय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय दिवस हमारे द्वारा मनाए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या जो अन्य राष्ट्रीय समारोह होते हैं और उसमें हमें व्यय करना होता है, उसमें खर्च होता है, प्रसाद वितरण हम करते हैं, तो उक्त कार्यों के लिए 10% हिस्सा आप खर्च कर सकते हैं। आपकी साला में जो भी राशि प्राप्त हुई है, जैसे 10,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है तो इन कार्यों के लिए आप 1,000 रुपए इसमें व्यय कर सकते हैं। यदि 25,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है तब 2,500 रुपए की राशि आप इन कार्यों के लिए व्यय कर सकते हैं। इसमें आगे हम देखेंगे तो अगला जो पॉइंट इसमें दिया गया है 20% हिस्सा का, और जो 20% हिस्सा है इसमें हम कलर चौक, डस्टर, बालक बालिकाओं की पुस्तकों पर आवश्यकता अनुसार कवर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, बच्चों को बैठने के लिए प्लास्टिक मेट, दरी, माध्यमिक शालाओं के लिए विज्ञान सामग्री के साथ साथ ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों डिजिलैब को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्री यथा पेन ड्राइव, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास से संबंधित व्यय इस राशि से किया जा सकता है। साथ ही इसमें प्रयोगशाला उपकरणों का रख रखाव, मरम्मत, बदलाव, प्रयोगशाला सामग्री का क्रय, यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न हो तब आप इस राशि से कर सकते हैं। और उक्त जो कार्य हैं इसके लिए आपको 20% का हिस्सा प्राप्त होता है, अर्थात 10,000 में आप 2,000 रुपए इन कार्यों के लिए व्यय कर सकते हैं, या फिर 25,000 में 5,000 रुपए आप इसमें व्यय कर सकते हैं। तो जो भी राशि आपको प्राप्त हुई है उस राशि का 20% हिस्सा आप इन कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं। इसमें अगला जो दिया गया है और वो है 10% का हिस्सा। 10% का हिस्सा जो दिया है विद्यालय की अन्य आवश्यकता हेतु एसएमसी के निर्णय अनुरूप, यदि विद्यालय की अन्य कोई आवश्यकता है और एसएमसी में जो आपकी बैठक होती है उस बैठक में निर्णय ले लिया गया है तब आप उस आवश्यकता के लिए इसमें खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत व्यय का भुगतान राज्य के ग्लोबल बजट से प्रथमतः किया जाना चाहिए। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर स्थानीय निधि से व्यय किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में विद्युत व्यय का भुगतान किया जा सकेगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपके बिजली बिल का भुगतान है इसका बिल आपको अपने संकुल में जमा करना है, जहां संकुल से बिल तैयार करके डीडीओ में जमा किए जाते हैं और कौशल्य के माध्यम से बिजली बिल का जो भुगतान है वो शालाओं का किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो राशि हमें प्राप्त हुई है आकस्मिक निधि की, इसके अतिरिक्त हमारी शाला में कौन कौन सी राशि और प्राप्त होती है। जैसे हम इसमें देखते हैं तो इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए राशि प्राप्त होती है जो कि प्रति शिक्षक 500 रुपए और प्रति शाला 2,000 रुपए अधिकतम इसमें प्राप्त होती है। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे अग्नि शावक यंत्र जो हो गया वो आप क्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जागरूकता करने संबंधी आप इसमें यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें व्यय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1,000 रुपए प्रति विद्यालय जो प्राप्त होता है वो बाल सभा की गतिविधियों के आयोजन के लिए प्राप्त होता है प्रत्येक शाला को। साथ ही शालाओं में प्राप्त होने वाली राशि जो है यूथ एंड इको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज के लिए एवं अन्य आवश्यकता अनुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए प्रति शाला 5,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसमें शालाओं को जो अगली राशि प्राप्त होती है वो खेलकूद के जो सामग्री है इसके लिए प्राप्त होती है। इसमें प्राथमिक शाला के लिए 5,000, माध्यमिक शाला के लिए 10,000 और ईपीएस की जो शालाएं हैं और अन्य शालाएं हैं इनके लिए 10,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। अब आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु जहां बालिकाओं का नामांकन अधिक हो केवल माध्यमिक शाला में, इनके लिए 9,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण जो राशि प्राप्त होती है कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए
प्रत्येक छात्र पर 70 रुपए की राशि प्राप्त होती है। अब यदि आपकी शाला की जो कक्षा 1 व 2 की दर संख्या है, इस दर संख्या के आधार पर 70 रुपए प्रति छात्र की दर से आपकी शाला में राशि प्राप्त होगी, जो कि पूर्व के वर्षों में भी आपको प्राप्त हुई है। अब हम बात करें, जैसे हमारी शाला में मूल्यांकन होता है, बेसलाइन टेस्ट हुए हैं, प्रतिभा पर्व हुआ है, इसके अतिरिक्त वार्षिक मूल्यांकन होता है, तो इसके लिए भी इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे मूल्यांकन में बेसलाइन, एंड लाइन, प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन CCE, इसमें राशि 31 रुपए प्रति छात्र की दर से प्रत्येक शाला को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही SMC या फिर SMDC के प्रशिक्षण के लिए 3000 रुपए की राशि उपलब्ध होगी। अब इसमें जो अगली राशि है वो है SMC के सदस्यों को मोटिवेशन, अर्थात SMC के सदस्यों को मोटिवेट करने के लिए उक्त राशि प्राप्त होती है। मोटिवेट अर्थात जिनके बच्चे की शैक्षणिक सत्र में 95% से अधिक उपस्थिति रही है, ऐसे कक्षा 1 से 8 तक में प्रत्येक कक्षा से क्रमशः एक बालक और एक बालिका के लिए शील्ड, कप या प्रमाण पत्र हेतु उक्त राशि को आप खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार शालाओं में जो राशि प्राप्त होती है, जैसे आकस्मिक निधि या फिर जो अन्य राशियां हैं, इन्हें व्यय करना है। अब आदेश में हम देखेंगे, पत्र में काफी महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं कि इन राशियों को व्यय कैसे करना है, इसके सारे नियम इसमें बताए गए हैं। अब वित्तीय सत्र 2021-22 में शालाओं के द्वारा यदि सामग्री क्रय की बात करें तो इनके बिलों का भुगतान इस सत्र के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें विकासखंड के द्वारा इनके बिलों का भुगतान किया जाएगा। चूंकि शालाओं में जीरो बैलेंस के जो खाते हैं वो ओपन किए जा रहे हैं, बहुत सारी शालाएं ऐसी हैं जहां पर खाते अभी ओपन नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए शालाओं का जो भुगतान है वो विकासखंड के माध्यम से किया जाएगा। अब शालाओं की जवाबदारी है कि शालाओं ने जो सामग्री क्रय की है या जो कार्य करवाए हैं, इससे संबंधित बिल और संबंधित फर्म का खाता नंबर, संबंधित व्यक्ति का आधार नंबर अपने विकासखंड में जमा करें, जहां विकासखंड में PFMS के माध्यम से सीधे दुकानदार को या संबंधित जो फर्म हैं उन्हें राशि जारी की जाएगी ऑनलाइन। ये थी शालाओं में प्राप्त होने वाली राशि और इनके व्यय के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।